कुंशेर नाम का एक गांव था, जहां सावित्री नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे मयूर और उसकी पत्नी अंजलि के साथ रहती थी। सावित्री कपड़े सीलने का काम करती थी और गांव के सभी लोग शादी हो या त्योहार अपने कपड़े उसी से सिलवाते थे। सावित्री ने अपनी बहू अंजलि को भी सिलाई सिखाई थी, लेकिन उससे कोई अपने कपड़े नहीं सिलवाता था। एक दिन अंजलि अपने पति मयूर से कहती है, मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं सिलवाता है, सब सिर्फ माँ जी से ही अपने कपड़े सिलवाते हैं। जानता हूँ भाग्यवान, मगर अब क्या कर सकते हैं। आप हमेशा यही कहकर कुछ नहीं करते। कब तक मैं इसी तरह माँ जी की छाया में जीती रहूंगी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी उनके कारण हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो हर महीने ढेर सारे कपड़े गरीबों को दान में दे देती हैं। बात तो तुम सही कह रही हो। जब से पिताजी गए हैं तब से मुझे कोई इतना पूछता नहीं है। मेरी तो कोई कीमत ही नहीं बची। जिसे देखो वो आकर सिर्फ माँ के बारे में पूछता है, मगर मैं क्या करूं? उन्हें घर से निकाल दीजिए। वैसे भी पिताजी ने ये घर आपके नाम कर दिया था। थोड़ी देर में सावित्री बाहर से टहलकर घर आ जाती है। मयूर और अंजलि उनका ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सावित्री घर में प्रवेश करती है, देखती है कि दोनों उसे घूर रहे हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे घूर क्यों रहे हो? कोई बात हो गई क्या? माँ, पिताजी ये घर मेरे नाम करके गए थे, है ना? जानती हूँ बेटा, क्या बात है, बोलो। मैं चाहता तुम भी ना इतनी सी बात कहने के लिए इतना हिचकिचा रहे हो। माँ, हम चाहते हैं कि अब इस घर में सिर्फ हम रहें, तो कृपया आप यहाँ से जा सकती हैं। मगर बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर के अलावा मेरे पास कोई और घर नहीं है। मुझे नहीं पता, आप यहाँ से चले जाइए। सावित्री निराश होकर घर से बाहर निकल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्या खाए। वो एक घर जाकर खाना मांगने लगती है। कोई है अंदर? कुछ खाना है तो कृपया मुझे थोड़ा खाने के लिए दे दीजिए। सावित्री की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक महिला बाहर आती है। अम्मा जी, आप ठीक तो है ना? मैंने सुना कि आपके बेटे और बहू ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपने ही मेरी शादी में मेरे पति का कुर्ता सिला था, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। वो महिला अंदर जाती है और खाना बांधकर बाहर लाती है और सावित्री को दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री खाना लेकर वहाँ से निकल जाती है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या किया जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है? क्या मैंने गरीबों की मदद नहीं की? क्या मैंने भूखों को खाना नहीं खिलाया? क्या मैंने जरूरतमंदों की सहायता नहीं की? मगर मैं जानती हूँ मेरे साथ आप हमेशा हैं। बस मुझे अब अपने पास बुला लीजिए। सावित्री रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक आसमान से उसके सामने सिलाई मशीन पेड़ के नीचे आ गिरती है। सावित्री उस मशीन को देखकर अचंभित हो जाती है। सिलाई मशीन? सावित्री आसमान की ओर देखती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते ही बारिश बंद हो जाती है। सावित्री के लिए मशीन इतनी हल्की होती है कि वो उसे कहीं भी उठाकर ले जा सकती थी। सावित्री सिलाई मशीन पर बैठती है और घर के बारे में सोचती है। वो सिलाई मशीन को चलाती है और अचानक उस मशीन से एक घर निकलता है जो धागे से बना हुआ होता है। ये तो जादुई सिलाई मशीन है। इसके चलते ही एक घर उत्पन्न हो गया। इससे मैं कितने सारे लोगों की मदद कर सकती हूँ। सावित्री उस घर में रहने लगती है और फिर से गांव के लोगों के लिए कपड़े सिलना शुरू कर देती है। एक दिन एक गरीब व्यक्ति सावित्री के पास आता है। सावित्री जी, आपका घर तो बड़ा अनोखा है। मेरे सिर पर भी छत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे ऐसा ही एक घर बनाकर दे दें तो मैं बाद में आपको इसके पैसे दे दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा ही एक घर बना कर देती हूँ। सावित्री सिलाई मशीन को घर के बाहर लेकर आती है और उस आदमी को धागे का एक घर बना कर देती है। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये घर इतनी जल्दी बना कर दे दिया। मुझे ये घर देने के लिए आपका धन्यवाद।
मेरा धन्यवाद मत करो, ईश्वर का धन्यवाद करो। ये घर तुम कहीं भी उठा कर ले जा सकते हो। ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए हल्का रहेगा। अगर कोई और उठाना चाहे तो ये घर उससे नहीं उठ पाएगा। अगर ऐसा है तो मैं जहाँ भी जाऊंगा ये घर अपने साथ लेकर जा सकूंगा। वो आदमी अपने सुई धागे के घर को उठाकर अपने साथ ले जाता है। धीरे धीरे सब लोग सुई धागा घर बनवाने के लिए सावित्री के पास आने लगते हैं। जिनके पास घर हैं, उन्हें भी सुई धागा घर की चाहत होने लगती है। सभी सुई धागा घर सस्ते में सावित्री से ले रहे हैं और दूसरी ओर जमींदार अपने चेले चीकू को बुलाता है। जी मालिक, बोलिए, कोई दिक्कत हो गई क्या? क्या हो गया? आजकल ब्याज के पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई ब्याज पर पैसे नहीं ले रहा है क्या? जी मालिक, कोई भी अब ब्याज पर पैसे नहीं ले रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जी मालिक, गांव वाले घर खरीदने के लिए ही ब्याज पर पैसे उठाते थे, मगर आजकल सबको मुफ्त में या फिर कम रकम में घर मिल रहे हैं। अच्छा, कौन है जो उन्हें घर दे रहा है? कोई बुढ़िया है मालिक, जो सुई धागे से घर बनाकर लोगों को दे रही है। मैंने सुना है कि उसके पास कोई जादुई सिलाई मशीन है। मालिक, ये वही औरत है जिसने आपके बेटे की शादी में आपके लिए कुर्ता सिला था। अच्छा, वो बुढ़िया, उसका तो एक बेटा भी है। एक काम करो, जाओ उसके बेटे को बुला कर लाओ। चीकू जाकर मयूर और उसकी पत्नी अंजलि को बुलाता है। बोलिए मालिक, मेरी वजह से कोई दिक्कत हो गई क्या? तुम्हारे कारण नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ के कारण दिक्कत हो रही है। तुम्हारी माँ ने गांव में लोगों को सुई धागे का घर बनाकर देना शुरू कर दिया है। मालिक, हम जानते हैं, हमने उन्हें कब का घर से निकाल दिया, फिर भी उनकी वजह से हमें अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी वजह से मेरे पास अभी भी कोई ग्राहक कपड़े सिलाने नहीं आता है। अच्छा, तो तुम लोग अपनी माँ से परेशान हो? तुम्हारी माँ ने मेरी नाक में भी दम करके रखा है, तो क्यों ना हम तीनों मिलकर इस समस्या का हल निकालें। नेकी और पूछ मालिक। जमींदार चीकू को मशीन कैसे चलती है ये देखने भेजता है। चीकू सावित्री के पास जाकर कहता है, जी, मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी एक सुई धागा का घर बना कर दीजिए ना। तुम्हारा चेहरा मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है। नहीं माँ जी, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। सावित्री चीकू के लिए एक घर बनाने लगती है। सावित्री घर कैसे बनाती है ये चीकू देख लेता है। चीकू जमींदार के पास जाकर सब बता देता है। तो ऐसे बनाती है वो बुढ़िया सुई धागा घर। अगर वो सिलाई मशीन मेरे हाथ लग गई तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मालिक, मुझे मत भूलिए, आखिर वो सिलाई मशीन मेरी माँ की है, इसीलिए मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। और माँ के बाद सिलाई मशीन मैं अच्छे से चला सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। जैसे ही रात होती है, जमींदार मयूर और अंजलि तीनों सावित्री के सुई धागे के घर में जाते हैं और देखते हैं कि सिलाई मशीन दरवाजे पर ही रखी हुई है। जमींदार सिलाई मशीन को उठाते हैं और लेकर बाहर भागने लगते हैं। अचानक से सिलाई मशीन भारी होने लगती है। मालिक, ठीक से पकड़िए, ये सिलाई मशीन नीचे गिर जाएगी। आप लोग एक सिलाई मशीन को नहीं उठा पा रहे हैं? अचानक से सिलाई मशीन नीचे गिर जाती है। इसका वजन अचानक से इतना ज्यादा कैसे हो गया? एक काम करते हैं, मैं इस सिलाई मशीन को चलाती हूँ और इससे 2 बड़े बड़े महल बनाती हूँ, फिर हम उन्हें उठाकर ले जाएंगे। वाह अंजलि, तुम तो बड़ी बुद्धिमान निकली। अंजलि सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और जैसे ही वो मशीन चलाना शुरू करती है, एक बड़ी सी सुई धागे की जेल में वो लोग कैद हो जाते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सब इस सिलाई मशीन की वजह से हो रहा है। जब वे लोग बात कर ही रहे थे, उसी समय चीकू और प्रधान वहाँ आ जाते हैं। चीकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बुरा इंसान हूँ, मगर मालिक मैं कायर नहीं हूँ। आप एक अच्छी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मयूर, अंजलि, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अपनी माँ के साथ कोई ऐसा करता है? और जमींदार, दूसरों के दुख में खुशी ढूंढना एक कमजोर और बुरा इंसान होने का प्रमाण है। प्रधान, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे माफ कर दो। प्रधान जी, हमें माफ कर दीजिए। ये सब करने के लिए मुझे और मेरी पत्नी को इस जमींदार ने ही कहा था।
तुम दोनों जमींदार से भी बड़े अपराधी हो। तुम लोगों ने खुद की ही माँ को अपने घर से निकाल दिया था। तुम तीनों को गांव से निकाला जाता है। तीनों को गांव से बेदखल कर दिया जाता है और सिलाई मशीन वापस सावित्री को दे दी जाती है और वो आगे और लोगों को सुई धागा घर बनाकर देने लगती है। सुमित्रा को कपड़े बुनने का बहुत शौक है। वो हमेशा धागे हाथ में लिए कुछ न कुछ बुनाई का काम किया करती है। इसी तरह वो जहाँ भी जाती है धागे और सुइयां साथ ले जाती है और चलते चलते बुनाई करती रहती है। एक दिन सुमित्रा बाजार से लौटते हुए जंगल के रास्ते से आ रही थी। बुनाई करते करते उसका धागा खत्म हो गया। ओहो, इस धागे को भी अभी खत्म होना था। पहले ही खत्म हो जाता तो बाजार से नया धागा ले आती। अब क्या करूं? तभी सुमित्रा की नजर जंगल में एक विशाल पीपल के पेड़ पर जाती है जिस पर बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं। लगता है बाजार से धागा लेने की जरूरत नहीं है। जब फ्री में धागा मिल रहा है तो पैसे क्यों खर्च करने? सुमित्रा इधर उधर देखती है। उसे रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं देता और वो जल्दी से जाकर पेड़ से धागा निकालने लगती है और उससे एक बड़ा धागे का गोला बना देती है। जैसे ही वो धागा निकालती है वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और आसपास तूफान सा माहौल बन जाता है। सुमित्रा को कुछ भी समझ नहीं आता। लगता है तूफान आने वाला है, इसीलिए तेज हवाएं चल रही है। जल्दी से घर जाती हूँ, नहीं तो यहीं फंस जाऊंगी। सुमित्रा धागे का गोला लेकर वहाँ से घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो गांव में प्रवेश करती है तो वो देखकर चौंक जाती है कि उसका पूरा गांव पूरी तरह से बदल गया है। ये क्या हो गया? पता नहीं हमारे गांव को क्या हो गया है। चारों तरफ बस धागे ही धागे बंध गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा गांव शापित हो गया है। पर अचानक से कैसे हो गया ये सब? किसी को कुछ भी नहीं पता। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और सारा गांव धागे का बन गया। हाँ, मैं भी जंगल से लौट रही थी, तभी अचानक से पेड़ तेजी से हिलने लगे और मैं घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर चलते हैं, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। सुमित्रा और रामेश्वर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। धागे का गांव बनने से गांव वालों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत लंबा घूम कर जाना पड़ रहा था, जिससे उन्हें स्कूल में पहुंचने में देर हो जाती है। क्या हुआ सिमरन, आज तुम्हें इतनी लेट हो गई? मैम, हमारा पूरा गांव धागे का बन गया है, जिससे सारे रास्ते बंद हो गए हैं और हमें स्कूल आने के लिए गांव के पीछे जंगल की तरफ से होकर आना पड़ा और इसी में देर हो गई। कोई बोलता है धागे का गांव तो कोई बोलता है किसी अंधे को रास्ता पार करवा रहा था। मैं अब पूरी तरह से थक चुकी हूँ। मैं चली इस्तीफा देने। सॉरी मैम, मैं अगली बार से जल्दी आने की कोशिश करूँगी और मैंने होमवर्क भी कर लिया है, सारा का सारा, और वो भी 2 बार। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। राधा कुएं से पानी का मटका लेकर घर की तरफ जा ही रही होती है कि उसका पैर धागे से उलझता है और वो गिर पड़ती है। हे माँ, आज फिर से मेरा मटका टूट गया। घर में माँ की डांट सुननी पड़ेगी। राधा धागों से खुद को बचाते हुए घर की तरफ चल पड़ती है। कुछ बच्चे जो शाम को खेलने के लिए गए थे, रात होने पर भी वो घर नहीं लौटते, तो सभी बच्चों के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। रोहन, कहाँ हो तुम? घर आ जाओ, बहुत रात हो गई है। सुप्रिया बहुत आवाज लगाती है पर उसे रोहन का कहीं भी पता नहीं चलता। तब वो अपने बगल वाले घर में पूछने जाती है, भैया, क्या आपके बच्चे घर आ गए? नहीं, शाम को खेलने गए थे और अभी तक किसी का कोई अता पता नहीं है। रोहन कहाँ है? रोहन भी अभी तक घर नहीं लौटा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चलो जाकर देखते हैं। सुप्रिया, शिवम और बाकी कुछ लोगों को लेकर बच्चों को ढूंढने के लिए प्लेग्राउंड की तरफ चल पड़ती है। बहुत ढूंढने और आवाज लगाने के बाद भी उन्हें बच्चे झाड़ियों की तरफ दिखते हैं। सभी माँ बाप झाड़ियों के पास आते हैं और देखते हैं कि उनके बच्चे झाड़ियों में धागों में पूरी तरह से उलझे हुए हैं।
रोहन, तुम यहाँ इन झाड़ियों में क्या कर रहे हो? मम्मी, खेलते हुए हमारी बॉल झाड़ियों में गिर गई और जब मैं बॉल लेने आया तो इन धागों में उलझ गया। शिवम देखता है कि बाकी सभी बच्चे भी झाड़ियों में धागों में उलझ गए हैं। बच्चों को डांटने से अच्छा है कि उन्हें उन धागों से छुड़ाओ। सभी माँ बाप झाड़ियों में अटके अपने बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चों के पैर धागे की वजह से झाड़ियों में लिपट गए हैं और उलझन के कारण निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों, ऐसा करो, तुम अपने जूते उतार दो, तभी इन धागों से पीछा छूटेगा। सभी बच्चे अपने अपने जूते उतारकर झाड़ियों में ही छोड़ देते हैं, जिनसे उन्हें धागों से छुटकारा मिल जाता है। सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर धागों से बचते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। चारों तरफ धागे फैल जाने की वजह से सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी गलती की वजह से हुआ है। लगता है ये सब मेरे धागे चुराने की वजह से हुआ है। अगर मैं गांव वालों को बता दूंगी तो सभी लोग मुझे बहुत डांटेंगे और मुझे इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये है कि मैं अपना मुंह बंद ही रखती हूँ। सुमित्रा किसी को भी कुछ नहीं बताती। अगले दिन जब सुमित्रा मटका लेकर पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है, वो मटका भरती है और घर के लिए आ रही होती है कि रास्ते में उसका पैर धागों से उलझ जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। रास्ते में गिरे कुछ पत्थरों की वजह से उसके हाथ और पैर पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। ओ माँ, मर गई, मेरा हाथ टूट गया, मेरे पैर में मोच आ गई है। हे भगवान, ये किस चीज की सजा दे रहा है तू मुझको? सुमित्रा समझ जाती है कि ये सब उसके किए पाप की वजह से ही हो रहा है। इसलिए वो सभी गांव वालों को एक पंचायत में बुलाती है और उनके गांव के बड़े पीपल के पुराने पेड़ के नीचे पंचायत होती है। सभी लोग वहां आते हैं और पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हैं। हे पीपल देवता, ये हमारे गांव को क्या हो गया है? पूरा गांव धागों का बन गया है। इस गांव को मेरे सौतेले भाई का श्राप लगा है। हे पीपल देवता, क्या आप उस शापित पीपल के पेड़ की बात कर रहे हैं जो कि जंगल में है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इस गांव में किसी ने मेरे भाई पर लगे धागों को चुराया है और इसी की वजह से उसने इस गांव को श्राप देकर धागों का गांव बना दिया। पर ये सब किसने किया? पीपल देवता कुछ बोलते हैं इससे पहले ही सुमित्रा आगे आ जाती है। मुझसे गलती हो गई पीपल देवता, ये सब मैंने किया है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, मेरे भाई से जाकर मांगो और तुमने जो धागे उससे चुराए हैं उन धागों को उसे वापस लौटा दो, तभी ये गांव उसके श्राप से मुक्त होगा। सुमित्रा धागे का गोला लेकर जंगल में जाती है और उसे पीपल के पेड़ पर उसी तरह से लपेट देती है जैसा कि उसने निकाला था। धागा लपेटने के बाद फिर से पेड़ हिलने लगता है और एक तूफान सा आ जाता है। सुमित्रा पीपल के पेड़ से माफी मांगती है और अपने घर की तरफ आ जाती है। वो गांव में पहुंचती है और देखती है कि उसके गांव से सभी धागे खत्म हो गए हैं और उसका गांव पहले की तरह साफ सुथरा और खुशहाल हो गया है।